Today we are talking about the poem The Snowstorm written by R. W. Emerson. इस पोइम में पोइट ने नेचर की सुपरमेसी के बारे में बताया है। उन्होंने नेचर की पावर के बारे में बताया, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। जो पोइट है R. W. इमर्सन, इनका बर्थ 1803 बोस्टन अमेरिका में हुआ था। ये एक लेक्चरर थे, फिलोसोफर थे, एसेइस्ट थे। इनकी जो मेन फिलोसॉफी थी वो थी ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये इसके लीडर थे। इसका मतलब होता है कि आप नेचर के थ्रू जो गॉड है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो आप अंतिम सत्य होता है उसको आप सेल्फ रिलायंस के थ्रू अप पा सकते हैं। और जो इनके फेमस वर्क है उसके अंदर है नेचर, सेल्फ रिलायंस एंड कंडक्ट ऑफ द लाइफ। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। सो लेट्स गो। इनकी ये जो पोइम है ये 1841 में पब्लिश हुई थी। इनकी एक मैगज़ीन थी द डायल नाम से। और ये पोइम 1847 में इनके एक पोइम्स का कलेक्शन था, पोइम्स नाम से, उसमें इंक्लूड की गई थी। अब हम पोइम के टेक्स्ट को देखते हैं। ये जो पोइम है ये 3 स्टेंजा में डिवाइड की गई है। जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर जो स्ट्रोम है उसके अराइवल के बारे में बताया गया है कि स्ट्रोम कैसे आता है। और जो सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर आर्ट ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है, कि नेचर कितना क्रिएटिव है, उसके आर्ट के बारे में बताया जाता है। और जो थर्ड स्टेंजा है उसके अंदर बताया जाता है कि स्ट्रोम चला जाता है, उसके बाद में लोग उसकी आर्ट को देखते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है। सो अब हम पोइम लाइन बाय लाइन पोइम के टेक्स्ट को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Announced by all the threats of the sky arrives the snow and driving over the fields. स्ट्रोम के आने से पहले आसमान में तेज़ हवाएं चलती है जो किसी थ्रेम्स की तरह साउंड करती है। जो थ्रेम्स है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। नेचर खुद अनाउंस करती है कि स्नो शुरू होने वाली है। Seems nowhere to alight, the whited air hides hills and woods, the river and the heaven. बर्फ़ इतनी तेज़ गिरती है कि वो पूरे खेत को ढक लेती है, फील्ड्स को ढक लेती है। इतनी धुंध हो जाती है कि लगता है कि बर्फ़ अपने ही बादल में छुपी हुई है। सब कुछ सफ़ेद हो गया है, हिल्स, जंगल, नदी, स्काई, और यहाँ तक कि कोई भी कोना है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। एंड वेल्स द फार्म हाउस एट द गार्डन एंड द स्लेड एंड ट्रेवलर स्टॉप्ड, द courier's feet delayed, old friends shut out, the house made sheet. सब कुछ सफ़ेद हो गया है, हिल्स, जंगल, नदियाँ, स्काई, और यहाँ तक कि घर के कोने वाला फार्म हाउस भी नज़र आना बंद हो गया है। नेचर ने सब पर एक पर्दा डाल दिया है। इंसानी कामकाज रुक गए हैं। जो स्लेज होती है, जो बर्फ़ पे जो गाड़ी चलती है वो रुक गई है। ट्रैवलर रास्ते में ही रुक गए हैं और लोग दोस्तों के साथ फायर प्लेस के पास बैठ गए हैं। Around the radiant fireplace enclosed in a tremulous privacy of storm. स्ट्रोम ने सबको घेर के अंदर कर दिया है, लेकिन ये प्राइवेसी है जिसमें बाहर की दुनिया का शोर नहीं, सिर्फ स्ट्रोम की हलचल है। हम इस लाइन से पता कर सकते हैं कि कितना मतलब लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए हैं और बाहर बहुत तेज स्ट्रोम है, और वो सब कुछ तबाह कर रहा है। लोगों का काम काम रुक गया है, ट्रैवलर जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, लोग कुरियर थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं, सब लोग एक जगह बंद हो गए हैं। अब हम सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। कम सी द नॉर्थ विंड्स मैसनरी आउट ऑफ एन अनसीन क्वेरी एवरमोर furnished with tile the fierce artificer. पोइट कहते हैं नॉर्थ विंड की कारीगरी देखो, लगता है जैसे किसी इनविजिबल खान से हवा से
पत्थर और टाइल्स ला रही है। यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया गया है फियर्स आर्टिफिशियल के नाम से। Curves his white patience with projected roof round every windward stack and tree and door, speeding the myriad handed his wild work. हवा, पेड़, दीवार और दरवाजे पर बर्फ की दीवारें और छत बना रही है। उसके पास मेरियड हैंडेड मतलब हजारों हाथ है जो बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं। So fanciful, so swag, not cares he for number or proportion monkly. नेचर का ये काम क्रिएटिव भी है और वाइल्ड भी है। स्वैग स्वैग का मतलब है वाइल्ड। उसे किसी मेजरमेंट या प्रपोर्शन की ज़रूरत नहीं है, वो बस बनाए जा रही है, हर चीज़ को बनाए जा रही है। उसे किसी भी मेजरमेंट की या प्रपोर्शन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस हिसाब से, इस मेजरमेंट से ये चीज़ बनानी है। वो अपने हिसाब से सब कुछ क्रिएट कर रही है। Mockingly on coop or kennel he hangs, Parian writes a swan-like form invades the hidden thorn. अब पोइट बोलता है, वो मजाक मजाक में डोग के कैनल पर भी बर्फ के ऐसे हार लटका देता है जो महंगे मार्बल जैसे दिखते हैं। कांटों वाली थॉर्न्स मतलब झाड़ियों को बर्फ ऐसे कवर करती है जैसे वो कोई सुंदर स्वान हो, हंस हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। fills up the farmer's lane from wall to wall. Mogre the farmer shy and at the gate. अब आगे पोइट बोलता है, फार्मर्स परेशान है लेकिन उसकी परवाह किए बिना बर्फ रास्ते को पूरा भर देती है। गेट के ऊपर बर्फ का एक लंबा मीनार बन जाता है। A tapering taunt overtops the work, and when his hearts are numbered and the world. जब स्ट्रोम का काम खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया सफ़ेद हो चुकी होती है तो वह चुपचाप ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। And tempting turned overtops the work, and when his work are numbered and the world is all his own, retiring as he were not lives when the sun appears, astonished art. इसका मतलब है कि वो अपनी सभी आर्ट कर देता है और सुबह होने से पहले वो गायब हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। टू मिमिक इज स्लो स्ट्रक्चर स्टोन बाय स्टोन बिल्ट इन एन एज द मेड विंड्स नाइट वर्क। इसका मतलब है अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो इंसान आर्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। इंसान को ऐसी आर्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, पर ने जो विंड थी, जो स्ट्रोम था, उसने रातों रात में ये आर्ट बना दी। The pharaonic architecture of the snow, जो स्ट्रक्चर बनाने में सदियों लग जाती थी, उसे मेड विंड ने रातों रात बना दिया। इसे जो पोइट है, उस पोइट ने इसे फेरोलिक आर्किटेक्चर कहा है। फेरोलिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है मजाक मजाक या मस्ती मस्ती में कोई कला बनाना या कोई आर्ट बनाना। अब हम पोइम में यूज्ड मीटर और फॉर्म के बारे में देखते हैं। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है और पोइट ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि पोइम में राइम का यूज़ नहीं किया गया है पर मीटर का यूज़ किया गया है। अब हम पोइम की लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। इस पोइम में पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है। जैसे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पोइट बोलते हैं कि कैसे बर्फ़ आती है, उससे आर्ट बनती है। ये सब कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं। इसके अंदर पोइट ने
आर्किटेक्ट से रिलेटेड वोकेबलरी का यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की थीम की, जो कुछ इस प्रकार है। पोएम में मेनली ये थीम्स है नेचर एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि हम देख सकते हैं कि लोग भी हैरान हो जाते हैं नेचर की आर्ट देख कर सुबह जब वो उठते हैं। द पावर ऑफ नेचर, द पावर ऑफ नेचर इस प्रकार देख सकते हैं कि जब स्ट्रोम आता है तो सब काम रुक जाते हैं, सभी लोगों के सभी काम अटक जाते हैं। द सुपरमेसी ऑफ नेचर, इसमें भी हम देख सकते हैं कि नेचर सुप्रीम है, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती है। सभी को मतलब जो इंसान थे उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, सभी काम मतलब रुक गया था। जब स्ट्रॉम खत्म हुआ उसके बाद में ही सभी काम हो पाए। लास्ट है ह्यूमन आर्ट वर्सेस नेचुरल आर्ट। ये हम पोएम के एंड में देख सकते हैं कि ह्यूमन आर्ट होती है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो नेचुरल आर्ट होती है उसके अंदर टाइम भी कम लगता है। और जो ह्यूमन होते हैं उस आर्ट को कभी भी बना नहीं सकते हैं, वो कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी कुछ आर्ट बन सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।